शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात महाकुंभ की, जिसके दूसरे अमृत स्नान पर सभी 13 अखाड़ों और करोड़ों आस्थावान लोगों ने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। हालांकि आज के अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के साधु संतों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि आम श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा संगम तट पर पहुंच गई जिसे संभालने में प्रशासन को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी और दोपहर में अखाड़ों ने बारी बारी से अमृत स्नान किया। मौनी अमावस्या के इस मौके पर जो लोग प्रयागराज नहीं पहुंच पाए, उन्होंने ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगा सागर, वाराणसी जैसी जगहों पर गंगा स्नान किया। संगम किनारे आस्था के इस महासागर को देख हर कोई हैरान है, क्योंकि महाकुंभ के इस महामेले में देश और दुनिया भर से हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग पहुंचे हैं, जिनकी बोली, भाषा और पहनावा भले ही अलग है, लेकिन इनमें अगर कुछ समानता है तो वो है महाकुंभ के प्रति इनकी अपार आस्था। इन करोड़ों भक्तों में कोई परिवार संग संगम में स्नान के लिए पहुंचा तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ पहुंचा है। मौनी अमावस्या के इस खास मौके पर संगम में स्नान का लाभ पाकर ये लोग खुद को भाग्यशाली समझ रहे हैं। केवल महाकुंभ के लिए ही आए हैं अमेरिका से, क्योंकि जब इसके बारे में मुझे पता चला कि ये कुंभ नहीं, पूर्ण कुंभ नहीं, महाकुंभ है और ऐसा इस जन्म में ऐसा होना ही बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, तो ऐसे मौके को गंवाना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो और भोलेनाथ की बहुत 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 कृपा हुई कि आज मैं यहाँ पर आ पाई। बहुत अच्छा लगा। भगवान की कॉलिंग कहते हैं ना कि बुलावा है, कि अचानक प्लान बना और मौनी अमावस्या पे आके स्नान ले लिया, शाही स्नान ले लिया और बिल्कुल सही मुहूर्त पे लिया। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इन करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह ही सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने भी मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान का पुण्य संगम में स्नान कर कमाया। फूलों से सजे रथ पर सवार होकर जब साधु संत त्रिवेणी की तरफ स्नान के लिए बढ़े तो उन पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कराई गई। इस दौरान अखाड़ों के साथ पैदल चल रहे साधु संतों का उत्साह देखते ही बना। ये जो पीछे का एरिया हमारे है, यहाँ से अखाड़े लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं। तकरीबन 6 से 7 अखाड़े आ चुके हैं और आने समय भी नेक्स्ट भी आते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। वो जय जयकार कर रहे हैं जैसे ही अखाड़ा आता। आप देखिए मेरे पीछे किस तरीके से दौड़ते हुए जो अखाड़े के लोग हैं, जो महंत हैं, जो संत हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो जा रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ में, हाथों में छड़ी, तलवार, जो उनके कह सकते हैं प्रतीक हैं, उनको लेकर वो लगातार बढ़ रहे हैं। एक खुशी उनके चेहरे पर है। हालांकि सभी 13 अखाड़ों को आज के अमृत स्नान के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि आम श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि अखाड़ों को अपना स्नान कुछ देर के लिए टालना पड़ गया। लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही जैसे ही संगम किनारे भीड़ कुछ कम हुई, वैसे ही अखाड़ों ने बारी बारी अमृत स्नान किया। हम लोग कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, बस सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यह समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। देखो, हमको जन कल्याण के लिए ही प्रभु से मांगेंगे कि सभी का कल्याण हो और सनातन धर्म की हमेशा विजय बनी रहे। स्नान के विषय में यही है कि ये पुण्य का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और हम लोगों को ये सब प्राप्त होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कष्ट तो होता है तपस्या में, स्नान में, और हम ये कहना चाहते हैं कि जितना कोई कष्ट होता है ना, उतना पुण्य ज्यादा मिलता है। इस दूसरे अमृत स्नान के मौके पर लोगों की इस भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम नजर आया। जमीन से लेकर आसमान तक भीड़ की निगरानी की गई। कंट्रोल रूम से भी लोगों के लिए लगातार अनाउंसमेंट जारी रही। जगह जगह भीड़ को संभालने के लिए पुलिस के घुड़सवार दस्ते गश्त करते नजर आए। और तो और मेले का जिम्मा संभाल रहे आला अफसर भी
मेला क्षेत्र में व्यवस्था संभालते दिखाई दिए। हम लोग पूरे रात शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं संगम घाट है और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के इस खास मौके पर प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश के दूसरे शहरों जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगा सागर, वाराणसी और अयोध्या में भी बड़ी संख्या में लोगों ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज से संजय शर्मा, आशीष श्रीवास्तव और संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की, जिसने आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये उपलब्धि है 100वें मिशन की सफल लॉन्चिंग की। और इस मिशन के तहत इंडियन स्पेस एजेंसी ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट के जरिए NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि देश में GPS जैसी नेविगेशन सुविधा को और बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसरो की इस कामयाबी पर उसे देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. जगह श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर और वक्त सुबह के 6:23 जब इसरो ने अपने 100वें मिशन को लॉन्च कर शतक लगा दिया। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए तय वक्त पर GSLV F-15 रॉकेट को काउंटडाउन खत्म होते ही अंतरिक्ष की ओर रवाना किया, जो देखते ही देखते अंतरिक्ष की ऊंचाई में पहुंच गया। Successful completion of GSLV F-15. इस ऐतिहासिक पल को देख इसरो का कंट्रोल सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं इस ऐतिहासिक पल के साक्षी आम लोग भी बने, जिनमें स्कूली बच्चे शामिल रहे, जो GSLV F-15 की इस सफल उड़ान को देख खुशी से झूम उठे। इसरो ने एक और इतिहास में एक सक्सेस स्टोरी बना दिया है और आज का है 100th लॉन्च, और जो देख रहे हैं वो स्मोक फ्लूम, वो है GSLV F-15 का। श्रीहरिकोटा से अभी लॉन्च हुआ है और इसकी इस सैटेलाइट, इस रॉकेट के अंदर है नाविक और इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट, सेकंड जनरेशन का है। इट विल बी अराउंड 5 सैटेलाइट्स और दूसरा वाला सैटेलाइट अभी जा रहा है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस सैटेलाइट से हमको ये जियो पोजिशनिंग नेविगेशन सिस्टम एक बहुत एक्यूरेट 20 मीटर्स एक्यूरेसी में मिलेगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्योंकि इसरो यहाँ पे श्रीहरिकोटा से 100th लॉन्च है और वो भी सक्सेसफुल हो गया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने इस 100वें मिशन के लिए GSLV F-15 रॉकेट को चुना, जो अपने साथ एक नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 लेकर अंतरिक्ष में गया। रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही इसने अपने सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे किए और इस नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को तय ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। तृतीय चरण को अब Satellite injection conditions are achieved. बंद कर दिया गया है तथा प्रमोशन की स्थितियां प्राप्त हो चुकी हैं। NVS-02 satellite separated. और हर्ष का पल यहाँ पर सफलतापूर्वक NVS-2 उपग्रह को अंतरिक्ष में NVS-02 mission accomplished. मिशन की सफलता के साथ ही भारत अंतरिक्ष नेविगेशन में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जिसकी खुशी इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों के चेहरे पर साफ दिखाई दी। In this mission, the data has come. All the vehicle systems have performed as expected, and the satellite is injected with very minimum level of dispersion. ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा है, जो देश में GPS जैसी नेविगेशन सुविधा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। बड़ी बात यह है कि इसरो का ये उपग्रह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से देश में ही बना है और ये भारतीय नेविगेशन प्रणाली नाविक सीरीज का दूसरा उपग्रह है। इस सीरीज के कुल 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाने का प्लान है, जिनमें 2 सैटेलाइट अब तक मिशन पर भेजे जा चुके हैं। मुख्य अनुप्रयोग इस प्रकार हैं। Trio stage performance normal. सामरिक अनुप्रयोग, स्थलीय, हवाई और समुद्री नौवहन सेवाएं, परिशुद्ध कृषि, भूगणितीय सर्वेक्षण, बेड़ा प्रबंधन, मोबाइल उपकरणों के स्थान आधारित सेवाएं, उपग्रहों के लिए दिशा निर्धारण, आधुनिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
आधारित अनुप्रयोग, आपातकालीन सेवाएं और मानक समय सेवाएं शामिल हैं। ये 1.25 मिशन इसरो के नए चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन के लिए भी यादगार बन गया, क्योंकि इसी साल 13 जनवरी को पदभार संभालने के बाद उनकी अगुवाई में ये पहला लॉन्च था जो पूरी तरह से सफल रहा। It is a outstanding, happy, excited moment. Not only for Team ISRO, not only for me, entire country. So we are all so happy that the 100th mission has gone perfectly well. इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को देश भर से बधाई मिल रही है। बड़ी बात यह है कि ये 1.25 मिशन अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को भी दर्शाता है। इसरो का 100 मिशन अभी सक्सेस हुआ है और पीछे देख रहे हैं ये है मॉडल्स इसरो का, स्टार्टिंग विद PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं उसको, और ये है GSLV, आज भी यही लॉन्च हुआ था, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, उसका Mark 2 वर्जन है GSLV MK2, MK3 है वो, और ये है HRLV, सेम पैटर्न बस उसको बोलते हैं ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल, क्योंकि यहाँ पे एक पॉड होगा, उसके अंदर गगनयान होगा। सो ऐसा इसरो का बहुत ज्यादा प्लान्स भी है, और अभी इसके बाद, इस सक्सेस के बाद इसरो इज प्लानिंग फॉर NGLV, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसमें 30 टन पेलोड और लो अर्थ ऑर्बिट के लिए चलेगा, और उसके साथ स्पेसएक्स भी सक्सेसफुल हुआ है, और ऐसा इस साल के शुरू से ही इसरो हैज स्टार्टेड इस सक्सेसफुल मिशन। विजिबिन के साथ प्रमोद माधव। और बात सनातन के मार्ग पर मर्यादा की रेखा की। सिद्धिविनायक मंदिर में पहनावे की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। बप्पा के दरबार में भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है। नए ड्रेस कोड के मुताबिक मंदिरों में छोटे कपड़े या फटी जीन्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो गणेश भक्त पूरे कपड़े वाली पारंपरिक भारतीय पोशाक नहीं पहने होंगे, उन्हें मंदिर में किसी भी हाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। और मंदिर ट्रस्ट का दावा यह भी है कि श्रद्धालुओं के अनुरोध पर ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से अब कागज के पैकेट में प्रसाद बांटा जा रहा है। 30 जनवरी से माघी गणेशोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। 6 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में भव्य पालकी निकाली जाएगी, जो मुंबई के कई इलाकों से होकर गुजरेगी। 1 फरवरी को सिद्धिविनायक मंदिर में लाखों की संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है, और इस दौरान ड्रेस कोड और पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए फैसलों का असर नजर आएगा। लाखों करोड़ों की आस्था के केंद्र सिद्धिविनायक मंदिर में बाप्पा के दर्शन का अंदाज बदल जाएगा। आम हो या खास, महिला हो या पुरुष, सभी को मंदिर परिसर में अपनी पोशाक यानी कपड़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, ताकि देश के मशहूर और अमीर मंदिरों में शुमार सिद्धिविनायक मंदिर में शालीनता और पवित्रता का सम्मान हो सके। सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए पहली बार ड्रेस कोड जारी किया गया, जिसके बाद अब मंदिर में छोटे और खुले कपड़े पहनने वाले श्रद्धालुओं को एंट्री ही नहीं मिलेगी। किसी भी आप स्थान पर जाते हैं तो वहाँ का एक ड्रेस कोड होता है। तो यह श्री सिद्धिविनायक मंदिर विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है, गणेश मंदिर है, और निश्चित रूप से आप यदि यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं तो एक शालीन कपड़े होने चाहिए। आप क्या पहनिए क्या नहीं पहनिए, यह ट्रस्ट बोर्ड ने निर्णय नहीं लिया है। एक शालीन कपड़े हों जो लोगों को दिखने में अच्छे लगें। निश्चित रूप से आप लोगों के मीडिया के द्वारा इसका जब प्रचार होगा तो लोग आकर के शालीन कपड़े में दर्शन करेंगे तो सभी के लिए अच्छा है। केवल पारंपरिक भारतीय पोशाक या पूरे शरीर को ढकने वाले परिधान पहने गणेश भक्तों को ही दर्शन के लिए प्रवेश की अनुमति मिलेगी। कटे फटे, छोटे या अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहनने वाले श्रद्धालु सिद्धिविनायक मंदिर में दाखिल नहीं हो पाएंगे। ड्रेस कोड से जुड़े इस फैसले के लिए श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट ने कई श्रद्धालुओं की शिकायतों और सुझावों का हवाला दिया। पिछले कुछ दिनों से मंदिर परिसर में आपत्तिजनक परिधानों को लेकर कई गणेश भक्त ऐतराज जता रहे हैं, जिसके बाद मंदिर न्यास ने कपड़ों को लेकर नए नियम से जुड़ा कदम उठाया। यह निर्णय श्री सिद्धिविनायक न्यास ने इसलिए भी लिया है कि बहुत सारे गणेश भक्तों की तरफ से सुझाव था कि लोग अलग अलग कपड़े पहन करके आते हैं जो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो भक्तों के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया है।
आमतौर पर घर में आयोजित होने वाली पूजा पाठ के दौरान अपने कपड़ों का ध्यान रखने वाले कई लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाते वक्त कपड़ों की मर्यादा भूल जाते हैं, जबकि सनातन संस्कृति में कपड़ों का विशेष महत्व है। मंदिर या किसी भी पूजा अनुष्ठान में उचित कपड़ों की वजह से आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह की मान्यता है। इसके अलावा मंदिर परिसर को प्लास्टिक मुक्त करने वाले अभियान को भी जोरों शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, श्री सिद्धिविनायक मंदिर सभी के जीवन में मंगल करने वाला मंदिर है, विघ्नों को दूर करने वाला मंदिर है। तो जो पर्यावरण में विघ्न है वह है प्लास्टिक। उस प्लास्टिक को बैन करने का श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यास ने निर्णय लिया है और अभी सभी गणेश भक्तों को कागज के पैकेट में उनको प्रसाद मिल रहा है और आगे चल करके और भी जो यहाँ पर जो प्लास्टिक का उपयोग है वह बंद करके आसपास परिसर में भी बंद करके और प्लास्टिक मुक्त श्री सिद्धिविनायक मंदिर को हम लोग बनाएंगे। प्लास्टिक मुक्त सिद्धिविनायक मंदिर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद से इसकी शुरुआत हुई थी। पहले सील बंद प्लास्टिक पाउच में मिलने वाले लड्डू और नारियल की बर्फी करीब 2 हफ्ते पहले से कागज के सील बंद पैकेट में मिल रही है। अब मंदिर परिसर में प्लास्टिक की थैलियों और दूसरे उत्पादों के इस्तेमाल को बंद करने पर भी विचार चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट की कोशिश है कि सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर मौजूद दुकानों की तरफ से फूलों और पूजा सामग्री को प्लास्टिक बैग में देने के चलन पर भी रोक लगे। पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और अब ड्रेस कोड से जुड़े फैसले को ऐसे वक्त लिया गया है जब 1 फरवरी को माघी गणेशोत्सव या माघी गणेश जयंती मनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से लाखों गणेश भक्त शामिल होते हैं। एक अच्छी खासी तैयारी माघी गणेश उत्सव को लेकर के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे शुरू किया गया है और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो प्रसाद के पैकेट हैं वो अब कागज में दिए जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश जी के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर का निर्माण बिट्टू और देवभाई पाटिल ने साल 1801 में करवाया था और इस मंदिर में भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए हर साल लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की। हर साल की तरह आज ही के दिन जिसका आयोजन दिल्ली के विजय चौक पर किया जाता है, आज भी वहां बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई, जिसके साथ ही 4 दिन तक चलने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का समापन हो गया। बीटिंग रिट्रीट द सेरेमनी के दौरान राष्ट्रपति भवन के सामने तीनों सेनाओं के बैंड देशभक्ति की धुनें बजाते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश की कई जानी मानी हस्तियां शामिल। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का मतलब है सेना की बैरक में वापसी और इस सेरेमनी की चीफ गेस्ट देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति होती हैं। विजय चौक पर राष्ट्रपति के पहुंचते ही राष्ट्रगान के साथ उन्हें सलामी दी जाती है। तीनों सेनाओं के बैंड राष्ट्रीय धुनों के साथ मार्च करते हैं, संगीत पेश करते हैं और इसके बाद प्रमुख बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास जाकर बैंड वापस ले जाने की अनुमति मांगते हैं, जिसका मतलब होता है कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है।
आखिर में सारे जहां से अच्छा की धुन बजती है और कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और इस दौरान गणतंत्र दिवस की जैसी ही शानदार परेड भी निकाली जाती है। इस जश्न के दौरान इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सभी जगहों को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया जाता है। 1950 के दशक में भारत में बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत हुई थी। साल 1955 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप भारत में राज्य की यात्रा पर आए हुए थे। उस वक्त भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने पहली बार भारत में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की कल्पना की थी, जिसे उस वक्त प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरा करवाया। तभी से हर साल भारत में गणतंत्र दिवस के चौथे दिन बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है। भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और दूसरे कई देशों में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की परंपरा है। और अब बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। कुछ दिनों की राहत के बाद दिल्ली में एक बार फिर से ठंड लौट आई है। मौसम विभाग की माने तो 1 फरवरी को दिल्ली में बारिश के बाद ठंड और बढ़ने के आसार हैं। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का नया दौर शुरू होने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों से खिली धूप दिल्ली एनसीआर में ठंड की विदाई का एहसास करा रही थी, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली में पारा एक बार फिर गोते लगा सकता है। राजधानी में कई दिनों के बाद मंगलवार सुबह तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि जनवरी के आखिरी दिनों में दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ कोहरा एक बार फिर अपने तेवर दिखा सकता है। इसके साथ ही फरवरी महीने की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमालय के ऊपरी हिस्से में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। इससे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तराखंड में तो मौसम करवट लेने भी लगा है। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में पिछले कुछ दिनों से खिली धूप लोगों को राहत दे रही थी, लेकिन अब सुबह और शाम एक बार फिर ठिठुरन वाली ठंड होने लगी है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का असर दिखने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।